Annyeong, this is Shweta and you're watching hashtag KMonster। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिन्यू और होंगजो को उस पहेली का मतलब समझ आ गया है जो इस प्यार के मंत्र का तोड़ बताया था शामन दादी ने उन्हें, और वो ये है कि किस्मत को बदल नहीं सकते, बस उसे अपना सकते हैं। यानी कि इन दोनों का साथ ही इन दोनों की किस्मत है। अब धीरे धीरे दिन ढलता है और होंगजो बीच साइड पर ही मौजूद एक रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने जाती है और पीछे पीछे शिन्यू भी पहुंच जाता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि आज होंगजो वहां उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी पर वहां पर आई है और फील कर रही है कि डैड उसके सामने ही बैठे हैं। होंगजो को ये अच्छा लगता है जब शिन्यू भी उसकी इस फीलिंग को समझता है। वो तीनों लोग के लिए सोजू सर्व करती है पर शिन्यू पीता नहीं और रीज़न देता है कि पीने के बाद वो क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता। ऊपर से आज होंगजो उसके साथ है, क्या पता उसे किस कर ले या फिर बात इससे आगे भी बढ़ सकती है। फिर होंगजो धीरे से अपनी चेयर उससे दूर कर लेती है डरकर। शिन्यू कहता है डरो मत, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्योंकि मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, सो डोंट वरी। दोनों खाना फिनिश करते हैं पर होंगजो को काफ़ी चढ़ गई है और नशे में वो बीच साइड पर अपने डैड से कहती है, लाना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को चाहती थी आपसे मिलाने के लिए, लेकिन ये अजनबी मेरा पीछा करते करते यहाँ पर पहुँच गया, सॉरी डैड। शिन्यू आगे बढ़ता है और कहता है मैं ना ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ना ही कोई अजनबी, पर हालातों के चलते हमारी किस्मत अब जुड़ चुकी है। होंगजो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, हमें अपनी किस्मत से लड़ना पड़ेगा, एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। शिन्यू कहता है फिर ठीक है, मैं भी तुमसे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपनी किस्मत से भी लड़ूंगा। रात काफ़ी हो चुकी है और दोनों एक कैब लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। होंगजो नशे में शिन्यू का बाजू जोर से पकड़कर उसके सीने पर सो जाती है और बड़बड़ करने लगती है नशे में। शिन्यू खुद से बातें करते हुए कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अपनी किस्मत से कैसे लड़ पाऊंगा। नेक्स्ट डे सुबह ऑफिस में कॉल आता है कि जंगल में जहां होंगजो काम करवा रही थी नेम बोर्ड्स पर खून लगा हुआ है। सब विजिट करने के लिए जाते हैं फ़ौरन, तो पता चलता है कि वहां किसी का खून नहीं बल्कि वो मुर्गे का खून लगा हुआ है उन पर। उधर शिन्यू अपने केबिन में काम करने की कोशिश तो कर रहा है पर बार बार उसका ध्यान फ़ोन की तरफ जा रहा है और उसका मन होंगजो से बात करने का हो रहा है, लेकिन उसे अपनी किस्मत से भी तो लड़ना है। तो वो खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए टेबल्स चेयर ऑर्गेनाइज करने लगता है। थोड़ी देर बाद होंगजो उसके केबिन में आती है। शिन्यू ने ही उसे बुलाया है पर काम के बारे में बात करने के लिए। वो कहता है उन पेड़ों पर ब्लड मिलने की रिपोर्ट सबसे पहले मेरे पास करनी थी तुम्हें। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और इत्मीनान से बैठकर प्रूफ के लिए उसे फ़ोन में वो फ़ोटोज़ दिखाने लगती है। पर शिन्यू तो फ़ोटोज़ देख ही नहीं रहा, वो तो बस होंगजो को देखते जा रहा है बिना पल के झपकाए। जब वो उसे टोकती है और नज़र फ़ोटोज़ पर रखने को कहती है तो वो रिपोर्ट करने से मना कर देता है क्योंकि होंगजो ऑलरेडी वो खून सारे पेड़ों से साफ़ करके आई है और पुलिस को अब इन्वॉल्व करके ये मतलब है कि उनका टाइम वेस्ट किया जाएगा। होंगजो गुस्सा करते हुए कहती है जब रिपोर्ट नहीं करना था तो मुझे बुलाया क्यों, ये देखने के लिए कि तुम आओगी या फिर नहीं। पर तुमने तो गलती कर दी मिस होंगजो, ऐसे लड़ेंगे आप अपनी किस्मत से। और फिर वो अपनी प्यार भरी रोमांटिक बातें शुरू कर देता है और होंगजो इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। उधर शाम को एक कॉल के थ्रू शिन्यू को पता चलता है कि नायुन को कुछ हो गया है, उसे तुरंत पहुँचना होगा वहाँ पर जब शिन्यू वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि नायुन उसके लिए रोमांटिक सा सरप्राइज़ प्लान कर रही है, बट अभी इनकम्प्लीट है वो। एक्चुअली शिन्यू उसकी उम्मीद से पहले ही वहाँ पहुँच गया पर सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया। शिन्यू को वो शादी के लिए प्रपोज करना चाहती थी और वो उसे शादी का पूछती भी है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी बीमारी के बारे में, पर तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं सकती। पर शिन्यू के दिमाग में तो कोई और ही छाया है, तो वो उसको इस बात का जवाब नहीं देता। वो दोनों एक फैमिली डिनर पर हैं खाने के लिए और खाने के बाद दोनों घूमने के लिए जाते हैं जहां उसे ऐसा लगता है कि उसने होंगजो को देखा और वो उसका पीछा करने लगता है, पर वो उसकी आंखों से कुछ ही देर में ओझल हो जाती है। वो फ़ौरन ही कंफर्म करने उसके घर पहुंच जाता है और उसे होंगजो कहीं से वापस आती दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी अब तक। वो उसे बताती है कि वो युनवुल दादी से मिलने गई थी और वहीं से वापस आ रही है अभी। शिन्यू कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को सब स्वर्ग से उतरी अप्सरा कहते हैं, उसे अकेला छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ मिलने आया हूँ। ये असर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, एक एहसान करो मुझ पर, आज के बाद मेरे सामने मत आना और ना ही मेरे बुलाने पर पीछे मुड़कर देखना। होंगजो गुस्से में दरवाज़ा पटक कर बंद कर देती है और कहती है मैं नहीं बल्कि तुम आए हो मेरे पास। होंगजो घर के अंदर आ चुकी है और बहुत गुस्से में है। वो सोच रही है कि शिन्यू जिस गर्लफ्रेंड को अप्सरा कह रहा है
वो सोच भी नहीं सकता कि उसने उसे हाई स्कूल में कितना बुली किया था, सिर्फ एक गलतफहमी के चलते कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को चुराया था। कैसा लॉयर है ये, जो अपनी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा तक नहीं पहचान पा रहा। बिल्कुल ठीक रहेगा, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सही डिज़र्व करते हैं। अगले दिन दोनों ऑफिस लिफ्ट में फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर होंगजो की दोनों सीनियर्स भी आज उसके साथ हैं। दोनों उसे लंच के लिए ज्वाइन करने का पूछती हैं, बट शिन्यू उन्हें मना कर देता है कि उसका कहीं और ऑलरेडी लंच फिक्स्ड है। लिफ्ट से बाहर आकर वो होंगजो को बाहर बुलाता है और लंच पर साथ चलने कहता है। होंगजो कहती है, पर तुमने तो मना कर दिया था ना सामने आने को, अब क्या हुआ। नाराज़ होते हुए शिन्यू कहता है, चलना है तो चलो वरना रहने दो। पर अगले ही पल वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि चलो ना प्लीज़, मैं कोई बकवास नहीं करूँगा, सच में। लगता है शिन्यू पागल हो रहा है धीरे धीरे। दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं जो होंगजो की तरफ से है आज, और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है। शिन्यू उसका चेहरा देखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना ये सब करने में, यूं ही ड्रामा करती हो, और वैसे भी मुझ जैसे हैंडसम को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। होंगजो कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन टेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अब ये बात शिन्यू के दिल पर जाके लग जाती है। वो गुस्से में पूछता है, तो क्या टाइप है तुम्हारा। होंगजो कहती है, तुम ज़्यादा ही लंबे और हैंडसम हो, जिसे डील करना मेरे बस की बात नहीं है। शिन्यू कहता है, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ, पता है ना तुम्हें। होंगजो खुश होते हुए कहती है, मेरी किस्मत तो मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पर है। पर शिन्यू को ये बात पल्ले नहीं पड़ती और फिर से वो टेंशन में आ जाता है। रात को होंगजो जुंगब्योम के नर्सरी जाती है अपने घर का गार्डन सेट कराने के बारे में बात करने के लिए। वो उसे काफ़ी अच्छे फ्लावर प्लांट्स भी सजेस्ट करता है और होंगजो घर जाते ही काम भी शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ मिस्टर क्वान आ जाते हैं। उस गार्डन को सेट करने के बदले में मिस्टर क्वान उसे आधे घंटे में यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी देने के लिए बुलाते हैं। होंगजो ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और भागकर अपने रूम में जाती है और जल्दी से रेडी होकर वहाँ पहुँच जाती है। मिस्टर कॉर्न उसकी ट्रीट उसके लिए खुद कुक करते हैं और साथ बैठकर खाने को एंजॉय करते हैं दोनों, और एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं उन्हें। तभी बारिश होने लगती है और दोनों बारिश देखने बैठ जाते हैं। उधर शिन्यू के दिमाग में पूरा टाइम यही बात चल रही होती है कि आखिर होंगजो ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी किस्मत फर्स्ट फ्लोर पर है। वो तय करता है कि वो इस बात के बारे में अब और नहीं सोचेगा और अपने काम पर और उसे दूर रहने पर ही फोकस करेगा। पर जब मिस्टर कॉर्न से होंगजो बात कर रही होती है तो उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा होता है, पर वो इग्नोर कर रही है क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि शिन्यू का कॉल है। ये बंदा नहीं सुधरने वाला। होंगजो के फ़ोन उठाते ही शिन्यू उस पर सवालों की बौछार कर देता है। कहाँ हो तुम, किसके साथ हो। तभी पीछे मिस्टर कॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और उसे वो उतावला होकर पूछता है, किसके साथ हो तुम और क्या कर रही हो उसके साथ। होंगजो कहती है, कौन हो तुम जो तुम्हें मैं सफाई दूँ, और फ़ोन कट कर देती है। पर शिन्यू उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट डे होंगजो सबवे में अपने छोटे से दोस्त के साथ एक सैंडविच एंजॉय कर रही होती है, पर बार बार उसे शिन्यू का कॉल आ रहा है, लेकिन आज वो उसका कॉल नहीं उठाती। अगर उठा भी लिया तो वो उसी की गलती बताएगा इसमें। जब काफ़ी देर वो शिन्यू का कॉल नहीं रिसीव करती तो वो उसे टेक्स्ट करता है, फ़ोन तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं किया था, ये बस चेक करने के लिए किया था कि तुम कॉल रिसीव करोगे या फिर नहीं। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम किस्मत पलटने वाली बात पर काम कर रही हो। अच्छा किया जो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। इन मैसेजेस को भी मत पढ़ना और ना ही इनका जवाब देना, वरना मकसद से भटक सकते हैं हम। तभी शिन्यू का फ़ोन रिंग होता है और उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन फ़ोन पर नायुन का नाम देखते ही उसकी खुशी तुरंत ही छूमंतर हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि होंगजो का कॉल है ये। फ़ोन रिसीव करने पर पता चलता है कि नायुन बहुत खुश है, क्योंकि सिटी हॉल के रेनोवेशन के लिए उसे वहाँ ही काम करना होगा और अब वो अक्सर शिन्यू से मिल पाएगी। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि नीचे कोई सेलिब्रिटी टाइप लड़की रेनोवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात करने आई है। लोगों की तो नज़रें नहीं हट रही उस पर से, इतनी खूबसूरत है वो। पर शिन्यू को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल तो बस होंगजो के रिप्लाई का वेट कर रहा है। ऑफिस के बाद जब वो अपने दोस्तों से बार में मिलने जाता है तो उसके सामने रखी विस्की उठाकर पीने लगता है। उसका दोस्त ये सब देखकर हैरान है, क्योंकि शिन्यू ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वो उससे पूछता भी है कि ऐसा क्या हो गया है जो तू सीधा विस्की ही पिए जा रहा है। मैं आज बहुत दर्द में हूँ यार, दिल और दिमाग दोनों ही साथ नहीं दे रहे आज। मेरा दिल बहुत दुखा है, बस मुझे तो पी लेने दे। लगता है उसके दर्द की वजह होंगजो का आज पूरा दिन उसका मैसेज ना पढ़ना, उसका कॉल ना उठाना है, जिससे वो बहुत दुखी हुआ है।
उधर होंगजो भी ऑफिस से घर पहुंचती है, जहां उसके डोर के बाहर उसे एक रोज़ बुके रखा मिलता है जिस पर नोट लिखा हुआ है कि कल बहुत अच्छा लगा मुझे। वो समझ जाती है कि ज़रूर मिस्टर कौन ने उसके लिए भेजा है और वो शर्मा जाती है उसे देखकर। उन फूलों की वो ढेर सारी फ़ोटोज़ लेती है पोस्ट करने के लिए, पर तभी उसकी नज़र कॉल हिस्ट्री पर पड़ती है और वो चेक करने लगती है कि आज शिन्यू ने उसे एक बार भी सुबह से उस कॉल के बाद बात नहीं की, ना ही कॉल किया। ये तो अच्छी बात है कि उसकी अकल ठिकाने आ रही है धीरे धीरे। दूसरी तरफ शिन्यू कार में बैठा होंगजो की उस दिन कैब में कई बातें याद कर रहा है कि कैसे वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार आज भी खुद को ही मानती है, क्योंकि जब उसने स्कूल में बुली होने की वजह से स्कूल ड्रॉप किया था तो उसके डैड उसका मूड ठीक करने उसे फिशिंग के लिए लेकर गए थे, जहाँ एक हादसे के दौरान समंदर में डूबकर उनकी मौत हो गई थी। काश मैंने ड्रॉप आउट ना किया होता तो आज डैड मेरे साथ ही होते। सोचते सोचते घर आ जाता है और ड्राइवर वहीं उसे ड्रॉप करके चला जाता है। शिन्यू देखता है कि वो अपने घर नहीं बल्कि होंगजो के घर के बाहर खड़ा है, यानी उसने ड्राइवर को अपनी जगह होंगजो के घर का एड्रेस दे दिया। दिन भर दिमाग में होंगजो की बातों का ख्याल रहता है और अब तो एड्रेस भी उसी का याद हो गया है। वो डोरबेल बजाता है तो होंगजो इंटरकॉम पर चेक करती है और उसे देखकर कहती है, मुझे पता है कि तुम फिर वही बकवास फिर से शुरू करोगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शिन्यू कहता है, तुम कुछ भी मत सोच लो, बस ड्रंक होने की वजह से मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। ये सुनकर होंगजो शॉक रह जाती है कि ये तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता, आज इसे हो क्या गया है। उसकी हालत होंगजो को काफ़ी ख़राब लग रही है, इसलिए वो तुरंत बाहर जाती है। होंगजो को देखते ही वो शिकायतें करने लगता है, आज दिन भर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, पर कम से कम मैसेजेस तो पढ़ना चाहिए था ना मेरा। चलो अच्छा ही हुआ जो नहीं पढ़े, मैं भी आज तुम्हें बुलाना चाहता था पीकर, लेकिन लगता है कुछ काम बना नहीं। होंगजो कहती है, अपने ड्राइवर को कॉल करो और गाड़ी में वेट करो जाकर, तब तक हैंगओवर उतारने का ड्रिंक बनाकर लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वो जाने लगती है वहाँ से, पर शिन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ मिस्टर क्वॉन आ जाते हैं और हाथ छोड़ने को कहते हैं होंगजो का। साथ ही साथ वो पूछते हैं कि इस टाइम मिस्टर होंगजो को परेशान करने का क्या रीज़न है तुम्हारा, शर्म नहीं आती तुम्हें, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। सेम क्वेश्चन शिन्यू मिस्टर कौन से करता है कि मेरी छोड़ो, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर कौन बताते हैं कि उन्होंने यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया है कुछ दिन पहले, तो वो यहीं पर रहते हैं। कि सुनते ही शिन्यू होंगजो की तरफ देखकर कहता है, ओह तो इस फर्स्ट फ्लोर पर तुम्हारी किस्मत अटकी थी। मिस्टर कौन कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। और होंगजो को भी कहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा लड़का ढूंढने को कहा था मैंने, ना कि किसी और का बॉयफ्रेंड चुराने के लिए। शिन्यू कहता है, अच्छा वो, उससे तो मैं प्यार भी नहीं करता और इसके रिस्पॉन्सिबल भी मिस होंगजो ही हैं। होंगजो ये तमाशा जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए शिन्यू को गाड़ी में बिठाती है और उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। पर आज मिस्टर कौन को उन दोनों को साथ देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है। घर जाते वक्त शिन्यू की कार में तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो कार रोकने को कहता है साइड में। पास के ही पार्क के पास होंगजो कार रोकती है और उसे खुली हवा में लेकर बिठाती है जाकर। जैसे ही थोड़ा सा वो रिलैक्स होने लगता है, होंगजो से सवाल करता है, मिस्टर कौन में ऐसा क्या है जो तुम उसे पसंद करती हो। होंगजो कहती है, वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बाहर से बिल्कुल परफेक्ट बट अंदर से बिल्कुल तन्हा। शिन्यू कहता है, तन्हा तो मैं भी हूँ, मेरे बारे में क्यों ख्याल नहीं आता तुम्हें। होंगजो उससे पूछती है, 19 तारीख को यानी 19 तारीख की शाम को क्या तुम फ्री रहोगे, उस दिन पूर्णिमा की रात है। शिन्यू कहता है, रात को मैं कम ही निकलता हूँ बाहर मेरी बीमारी की वजह से, पर कुछ खास है क्या उस दिन। होंगजो कहती है, बुक में आफत टालने का एक मंत्र है जो पूर्णिमा की रात को ही पूरा किया जा सकता है। शिन्यू कहता है, तुम्हें मैं मुसीबत लगता हूँ क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कुछ फील नहीं हुआ, इतने दिन से हम एक साथ में हैं। शिन्यू की ये बात सुनकर होंगजो के गाल लाल होने लगते हैं और शिन्यू भी ये चीज़ नोटिस करता है। वो उससे पूछता भी है कि अगर नहीं है ऐसा तो तुम्हारे गाल क्यों लाल हो गए हैं। वो कहती है, मुझे गुस्सा भी आता है तो मेरे गाल लाल हो जाते हैं, बस इसीलिए। चल झूठी, शिन्यू कहता है। वो एक टक होंगजो को देखे जा रहा है और कहता है, आज मैंने पहली बार पी है, पर मुझे पता चल गया है कि पीने के बाद क्या करता हूँ मैं। होंगजो पूछती है, तो क्या करते हो तुम पीने के बाद। वो कहता है, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे किस करने का दिल करने लगता है मेरा। ये सुनकर होंगजो के गाल और लाल हो जाते हैं और वो आंखें फाड़कर शिन्यू की तरफ देखने लगती है जो उसी की तरफ बढ़ रहा है। और बस यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 5। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 6 भी।
एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।